नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पीएफआई को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है और पीएफआई को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई के खिलाफ एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑक्टोपस। और इसी के साथ ही कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि इस संगठन से जुड़े थे। इसी के साथ ही इस संगठन को लेकर के कई अहम सबूत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास मिले थे, इनपुट्स, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी ओर से एक लिखित में ये चीजें कही थी केंद्र सरकार से कि पीएफआई को लेकर के कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि किस तरीके से जो तमाम आतंकी गतिविधियां हो रही थी उसके पीछे कहीं ना कहीं जांच में ये बातें सामने आ रही थी। इसका कुछ जो कनेक्शन है वो पीएफआई से जुड़ा हुआ पाया जाता था, जिसके बाद इसको लेकर के लगातार ऑपरेशंस किए गए और कई ऐसे चेहरों को गिरफ्तार किया, चाहे फिर वो दिल्ली के शाहीन बाग हो, महाराष्ट्र हो, जगह जगह ऐसे एनआईए के द्वारा ये छापेमारी की गई और 106 लोगों को जहां एक बार में गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई एक बार और हुई, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार कर अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। इसी के साथ ही उनसे जो जुड़े हुए संगठन है उन पर भी प्रतिबंध का आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। बता दें, केंद्र सरकार ने एक गजट जारी किया है जिसमें बाकायदा ये बताया गया है कि पीएफआई को क्यों बैन किया जा रहा है, कहां-कहां संदिग्ध गतिविधियों में पीएफआई को माना गया है कि उसमें इसका हाथ है, इसका कनेक्शन है, जिसके बाद पीएफआई को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से तो इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि यूपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। इसी के साथ ही बता दें कि इन संगठनों पर भी बैन लगा है जो कि पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें से नाम है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, ये केरला में है। इसी के साथ ही जूनियर फ्रंट। आपको बता दें कि ये जो तमाम संगठन हैं जिनके नाम हमने आपको अभी बताए हैं वो दरअसल पीएफआई से ही जुड़े हुए संगठन हैं। जहां पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है तो इससे जुड़े हुए इन संगठनों पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। बता दें कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों पर मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए समेत सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से कार्रवाई की। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में 230 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया या तो उन्हें हिरासत में लिया गया। बता दें कि एनआईए व पुलिस टीमों ने मंगलवार तड़के से ही पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए, जो कि दिन भर चलते रहे। वहीं कर्नाटका में सर्वाधिक 80 जबकि यूपी में 57 लोगों को पकड़ा गया है। बता दें कि एनआईए को मिली सूचना के मुताबिक पिछली कार्रवाई के बाद पीएफआई के पूरे देश में प्रदर्शन व आतंकी वारदात के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश की गई थी। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में अशांति फैलाने की तैयारी कर ली गई थी। इसे देखते हुए ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहीं असम व महाराष्ट्र में 25-25 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 लोग हिरासत में भी हैं, दिल्ली में 32 लोग हिरासत में हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में 21 और गुजरात में यह संख्या 17 लोगों की है। इससे पहले 22 सितंबर को हुई बड़ी कार्रवाई में 16 राज्यों में से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एनआईए पीएफआई की संलिप्तता वाले 19 एफआईआर पर कार्रवाई फिलहाल कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत भी जुटे
जुटाए गए हैं। बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार छापे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पीएफआई ने कहा कि हमें निशाना बनाने की केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध को रोकने का ये प्रयास भर है और इस निरंकुश सत्ता में ऐसा होना स्वाभाविक है। आपको बता दें, जहां पीएफआई ने ऐसा बोला तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन करते हुए यही कहा था कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर तमाम चीजों को देखा जाए तो एनआईए के पास तमाम ऐसे इनपुट्स थे, ऐसे दस्तावेज उन्हें बरामद हुए, जिसके बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार पीएफआई को लेकर के कार्रवाई की अभी हाल ही में, और इसी के साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि दिल्ली में पुलिस की विशेष शाखा ने कार्रवाई की कमान संभाली है। कार्रवाई के विरोध में किसी तरीके की हिंसा को रोकने और शांति कायम करने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ ही शाहीन बाग और जामिया नगर जैसे इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं, जिनमें शाहीन बाग और निजामुद्दीन भी शामिल है। अब तक 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच जारी है, केस नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन नासिक पुलिस की अपराध शाखा ने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के राज्य प्रमुख मौलाना इरफान दौलत नदवी को पीएफआई से जुड़े होने पर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक और शाखा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब पीएफआई के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई हुई थी तो महाराष्ट्र के पुणे में बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। दरअसल उन्होंने रैली निकाली थी और यहां पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें डिटेन कर लिया। इसी के साथ ही लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जहां पीएफआई के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही थी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, तो वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो लगातार पीएफआई के खिलाफ हो रही कार्रवाई का समर्थन नहीं जता रहे थे और इसे यही कहा जा रहा था कि ये केंद्र सरकार की वजह से चीजें की जा रही है और पीएफआई को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर तमाम जो चीजें हुई हैं इधर बीच, अगर हम उसमें नजर डालें, चाहे तमाम जगह पर जो पत्थरबाजी की घटना हुई है या फिर अगर हम जो बात करें जो राजस्थान में चीजें हुई हैं, कैसे गला काट के दर्जी को मार दिया जाता है, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पीएफआई से जुड़ा हुआ ही पाया गया था। इसी के साथ ही पटना में भी देखा गया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली थी वो भी पीएफआई के निशाने पर था और इसको लेकर के बकायदा वहां पर जो युवक थे उनको बरगलाया जा रहा था, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि इस रैली पर हमला किया जा सके और इस रैली को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी के साथ ही पीएफआई के द्वारा ही ये जो चीजें सामने आई थी कि कैसे पीएफआई का यह मिशन है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ये तमाम चीजों का खुलासा हुआ। इसी के साथ ही महाराष्ट्र एटीएस ने भी ये बड़ा खुलासा किया था कि कैसे आरएसएस और बीजेपी के तमाम लीडर्स पीएफआई के निशाने पर हैं और उनको लेकर के पूरा एड्रेस सहित सारी डिटेल्स उनके पास थी कि कैसे कब आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाना है और उनकी हत्याएं करनी है। इसी के साथ ही दशहरा प्रोग्राम जो कि आरएसएस के द्वारा कराया जाता है और नागपुर का जो उनका मुख्यालय है आरएसएस का, उस पर भी हमले की साजिश पीएफआई के द्वारा रची गई थी। फिलहाल ये जो सारी चीजें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का जो दोष है वो रहा है, जिसकी वजह से एनआईए ने कार्रवाई की। ईडी भी इस कार्रवाई में संयुक्त रूप से साझेदारी था और तमाम जो कार्रवाई होने के बाद जो सबूत हाथ लगे हैं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास, उनके वजह से ये कहा जा रहा था कि पीएफआई जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और पीएफआई को बैन कर दिया है। और इसी के साथ ही न केवल पीएफआई बल्कि इससे जुड़े जो तमाम संगठन हैं उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। बाकायदा केंद्र सरकार ने गजट निकाला है और इसमें आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में चीजें बताई गई है कि क्यों पीएफआई को बैन किया गया है और कहां-कहां पीएफआई की संलिप्तता पाई गई है, जिसकी वजह से यह बड़ा एक्शन केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कहीं कोई इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है तो कहीं
इसको लेकर के कोई नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।